नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप, जिसमें हमारी आज की शख्सियत हैं मनोज चंदोला जी। मनोज चंदोला जी एक दिल्ली के रंगकर्मी हैं जो पिछले 4 दशक से दिल्ली के रंगकर्म में सक्रिय हैं। विशेषकर उत्तराखंड की लोक कलाओं का वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनके एक संरक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं। अभिनय की शुरुआत उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के दौर से ही शुरू कर दी थी। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने एनएसडी के कई नामी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। 2013 में उनकी फिल्म आई राजूला, जो कि एक उत्तराखंड की लोक कथा के ऊपर आधारित थी। वह पहली फिल्म थी उत्तराखंड की जिसे कि पीवीआर ने रिलीज़ करा था, और इस तरह वह उत्तराखंड की प्रतिभाओं को सारी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और वार्तालाप में, और हमारे आज के मेहमान हैं मनोज चंदोला जी। नमस्कार मनोज चंदोला जी। मनोज चंदोला जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो दिल्ली के एक रंगकर्मी हैं और बहुत सारी विधाओं के संरक्षक हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे हमारे उत्तराखंड की कला हो, फिल्में हो। वो एज ए डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर चुके हैं, और आज वो उत्तराखंड के कला को उभारने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। नमस्कार चंदोला जी। नमस्कार। चंदोला जी, मैं आपसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका बचपन कैसे गुजरा और ये जो अभिनय के लिए आपका रुझान है वो किस तरीके से आया आपको? देखिए, अभिनय और कलाओं के प्रति जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर हम ख़ास तौर पे जो पहाड़ के लोग हैं, अगर वो अपने गांव की तरफ जाते हैं, जैसे कुछ वर्ष मेरे पहाड़ में गुजरे हैं। हालांकि मैं पैदा दिल्ली में हुआ, लेकिन 3-4 वर्ष मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला था। तो उस दरमियान एक वहाँ के जो गीतकार होते थे या वहाँ की वादियाँ कह लें, वो अपने आप में संगीत पैदा करती हैं, अपने आप में कलाओं का एक तरह से गढ़ है वो, और आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वहीं से वो जो उस वक्त के गायक लोग होते थे या वहाँ के जो टीचर्स थे, उनके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं से कुछ एक्टिंग करने का, या वहाँ के होली जैसे हो रही है, होली में जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं, कौन सी जगह से आप, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? आज जो बागेश्वर ज़िला है, वहाँ एक ब्लॉक है कांडा, और उसके पास में एक पोखरी गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बागेश्वर से हमारे मनोज जी बागेश्वर से हैं, और कांडा ब्लॉक है जी, और आपका गांव का नाम है पोखरी। हाँ जी। वहाँ विजयपुर एक जगह है, वहीं पर पोखरी से ऊपर जो हमारा स्टेशन है, वहाँ पर जो स्कूल था वहाँ मैं 3 वर्ष तक पढ़ा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी हाँ, है वो मैं 6, 7, 8 मैंने वहाँ से पढ़ा। उससे पहले पैदा दिल्ली में ही हुआ, यहाँ पर ही पढ़ के फिर 8 के बाद मैं दिल्ली आ गया 9वीं क्लास में। लेकिन जो वो 3 वर्ष थे, वहाँ मैं कहूँगा कि वहाँ की रामलीला देखने जाना, वहाँ कीर्तन, भजन कीर्तन मंदिर में वहाँ पर जाकर के गाने का शौक़, होलियों में जो थिएटर होता था एक तरह से, होलियों में भी जिसको हम कहेंगे कि लोग खिसैन लगाना बोलते हैं ना, एक दूसरे का हम लोग नकल करते हैं, वो नकल करना भी होली का एक अंग होता था। तो वहाँ से कहीं एक्टिंग शायद वहाँ से पैदा हुई होगी। जहाँ तक गाने का शौक़ था, गाना भी हो गया, लिखने का शौक़ भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि उन सबको देखते हुए, सुनते हुए कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आए कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो अपने आपको याद होगा कि वो कौन सा सन होगा जब आप दिल्ली आए होंगे वापस? 1979 या 80 का दौर था। हाँ, आप दिल्ली वापस आए? तब मैं वापस दिल्ली आया, तो 9th क्लास में यहाँ पर आया। तो दिल्ली में आप कहाँ रहते थे? दिल्ली में आर.के.पुर में रहते थे। तो वहाँ भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि अगर कला की बात करता हूँ तो मैं जब यहाँ आया तो वहाँ से एक गीत सीख करके आया। गोपाल बाबू गोस्वामी जो वहाँ के सबसे बड़े सिंगर मैं कहूँगा उत्तराखंड के, तो उनका एक गीत होता था घुघुती न बासा। उस गीत को मैं यहाँ स्कूल में के कंपटीशन में मैंने गाया। तो बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि स्कूल के बच्चों ने मेरा नाम ही उस तब से घुघुती रख दिया। तो मतलब जो पहाड़ के प्रति जो चीज़ें थी, अगर मैं कहूँ तो वहाँ का संगीत, वो जो घुघुती नवासा जो गीत था गोपाल बाबू गोस्वामी का, कहीं अंदर तक छूता था। हाँ, और हाँ, बिल्कुल, जो कोमल मन होता है उसको वो गीत, वो संगीत, वो छू, वहाँ से शुरू होता है ये
गीत लिखने या गीत सुनने का या गीतकारों को संरक्षण देने का दौर वहाँ से प्रारंभ होता है कि वहीं का जो थॉट था वो आज भी गूंजता है, आज भी बार बार वही गीत गूंजता है। तो सारे संगीत वाले लोग सामने आ जाते हैं, सब कुछ सामने आ जाता है जी। फिर उसके बाद तो फिर उसके बाद दिल्ली में मैंने जैसे बताया कि वो गीत गाया, तो उसके बाद स्कूल में ही लोगों ने बहुत काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी कि नहीं नहीं ये लड़का शायद अच्छा गाता है, ये लड़का शायद एक्टिंग भी अच्छा करेगा। तो चलता ये गया कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भेज दिया जाने लगा, वहाँ से नाटकों का भी प्रारंभ हो गया। मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन में गए तो पता चला कि फर्स्ट प्राइज़ ले आए, दिल्ली का नंबर 1 हो गया मोनो एक्टर। लेकिन वहाँ से जो थिएटर के लोग थे उनके साथ में कनेक्शंस पड़ गए, वहाँ से मंडी हाउस आना जाना शुरू हो गया 10th 11th में ही। 10th 11th में आपने मंडी हाउस आना वहाँ आना शुरू, कि आपका सिलसिला शुरू हो गया जी एक्टिंग की, और आपका जो रुझान था वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज में आकर के होता है एक यंगस्टर जब कभी कुछ करने की सोचता है तो खुद ही नाटक लिखने शुरू कर दिए। पोइट्रीज लिखा करते थे तो नाटक लिखे, तो वो दौर चल रहा था नुक्कड़ नाटकों का भी। और सफदर हाशमी जो कि मैं कहूँगा कि जननाट्य मंच के फाउंडर भी थे और नुक्कड़ नाटकों के एक तरह से यहाँ उस दौर के जन्मदाता मैं कह सकता हूँ रहे थे। तो उनके साथ भी नाटक करने का मौका मिला, नुक्कड़ नाटक। कॉलेज में एक बार उनको बुलाया तो उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हम लोग कि हमने अपनी टीम ही बना डाली नुक्कड़ नाटकों की, उनके साथ काम करते करते। काम करने के लिए आपने कॉलेज में ही अपना फाउंडेशन बना लिया? जी, अपना ही पूरा ग्रुप बना लिया। क्या और नाम था उस ग्रुप का? अभिव्यक्ति कार्यशाला करके वो ग्रुप था। तो वो ग्रुप फिर इस तरह से निकल करके आया कि ये समझिए कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने अपनी ब्रांचेस खोल दी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर थिएटर, पूरी यूनिवर्सिटी में अगर हम कहें कि यार थिएटर कॉम्पिटिशन्स अगर कराने का कोई काम शुरू हुआ तो तब हमने प्रारंभ किया। ये मेरे ख्याल से 87 से हमने 87 से हमने वो भी शुरू किया। 86 तक तो हम खुद कंपटीशन में जाते थे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को भी ले जाने का काम मैं, जो हमारा कल्चरल विंग थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनकी टीम्स को भी मैं लेके जाता था, तो एज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दैट कल्चरल काउंसिल। तो किस कॉलेज में पढ़ते थे सर आप? मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ दिल्ली में जो है साउथ कैंपस, उसमें मैं पढ़ता था। वहीं उसके बगल में फिर साउथ कैंपस है, वहाँ से एमए भी किया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बना रहा, मतलब 83 में एडमिशन लिया और 92 तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ा रहा, उनकी टीम को लेके जाता रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर कराता रहा। एक्टिव थे? हाँ, काफ़ी रहा। और क्योंकि उस वक्त का जो दौर था, किसी भी कलाकार को मंच नहीं मिलता था। मंच मिलना बहुत बड़ी समस्या थी। चाहे वो गुरुओं ने एक तरह का अखाड़ा था, जो था गुरुओं का अखाड़ा मैं कहूँगा, उस अखाड़े से बाहर नहीं निकल पाता था। अपनी इंडिपेंडेंट शो कोई भी बच्चा नहीं दे पाता था। तो फिर आपने उस वक्त हमने उस प्रथा को तोड़ा है? हाँ, हमने उस वक्त ये किया, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि किसी भी कलाकार को उसका उचित मंच मिलना चाहिए, उसको एक सोलो परफॉर्मेंस देने का एक मंच देने की कोशिश हमने की। अंदर की प्रतिभा है, उसे दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। वो चाहे डांस के रहे हों, चाहे म्यूज़िक के रहे हों, चाहे पेंटर रहे हों। आज भी मुझे कई दफ़े जब मैं अभिव्यक्ति को गूगल में ढूंढता हूँ तो लोगों के उसमें नाम आते हैं कि अवॉर्डेड बाय अभिव्यक्ति सन 1988, 89, 90, 91, 92, वहाँ तक का जो, क्योंकि गूगल में उस टाइम पे इस तरह का ये प्रथाएं नहीं थी हम कि दिखा पाते हों कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मंच ही नहीं था पहली बात तो। मंच होता था तो दिखाने के लिए कोई टीवी कवरेज या ये सब कुछ नहीं होती थी, कोई नहीं आता था। तो बड़े नामों का तो होता था, लेकिन जो छोटे जो बच्चे जो उभरे हैं उनमें से लोग नेशनल लेवल के आर्टिस्ट बन गए, जिनको हमने एक बार परफॉर्मेंस दी तो फिर वो सीधे साहित्य कला परिषद में उसका नॉमिनेशन हो जाता था। साहित्य कला परिषद से वो यूथ के तौर पे उसकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। तो मतलब इस तरह का होता था। तो तब हम ऐसे कोशिश करते थे कि कलाकार का संरक्षण हो सके। कलाकार का संरक्षण होगा में ही शुरू से थे, मतलब हाँ, लोगों को वो रहा, मतलब देने आपका मतलब मेन जो एम हाँ, था। वो आप अपना तो रंग कर्म, अपनी एक्टिंग जो कर रहे थे, अपने नाटक कर रहे थे, पर आप अपने साथ लोगों को लेकर चल रहे थे।
हाँ, बेसिकली वो था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते थे कि हम चाहते थे कि हम एनएसडी में एडमिशन लें, हम प्रॉपर फुल फ्लैश एक्टिंग के ही क्षेत्र में आए, तो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अगर मैं एनएसडी में नहीं एडमिशन ले पाया या मैं खुद एज आर्टिस्ट नहीं बन पाया, वो एक दूसरी परिस्थितियां थी कि घर से भी और एक रोटी भी होती है, दोनों चीज़ें, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। वो सब करने में जब अगर हम खुद नहीं कर पाए तो दूसरे को तो बना दें, दूसरा तो कम से कम स्टेज पर आ जाए। अच्छा मनोज जी, मैं आपको ना यहाँ पर से थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा और मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा। जब आपने ये शुरू करा, जब आप कॉलेज में थे, आपने ये लिखना शुरू करा और अभिनय शुरू करा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके फैमिली का क्या सपोर्ट था या फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इस बारे में? देखिए, लोग फादर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, फादर के ऊपर डिपेंडेंट था, पढ़ाई कर रहे थे, तो वो बीच में एक्टिंग का शौक़ लग गया, जाने लगे। एक उम्र होती है, अगर आप नोट करेंगे तो एक उम्र जो आदमी 10वीं 11वीं 12वीं या कॉलेज आने तक, वो कभी अपने आप को, उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में कभी अपने आप को सुनील गावस्कर समझता है, कभी अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझता है, कभी राजेश खन्ना समझता है। ये हर एक यूथ का है। उस हर जिस टाइम पर भी अगर आप देखें, आज के आइडल को अपने आप में ढूंढता है हर बच्चा। तो वो जो ढूंढने की प्रवृत्ति थी उस वक्त, वो कहीं एक्टिंग की तरफ ले गई होगी, कहीं मैं क्रिकेट भी खेलता था तो क्रिकेट की तरफ भी ले गई होगी। लेकिन अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट होती है पेट की भूख, परिवार चलाने के लिए, वो सब पूरा समाज, उस सबको देखने की कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ सकती हैं जिस वक्त आपको अपनी इन सब चीज़ों से या तो विमुख होना पड़ता है। नहीं, फादर डेफिनेटली, इवन दिल्ली में रामलीला के मंच पर तो वो मुझे लेके आए थे, मैंने सीता का रोल किया कई सालों तक। लेकिन उसके बाद प्रोफेशनली इस फील्ड में जाने के लिए उन्होंने कहा नौटंकी नहीं करनी है। तो ये नौटंकी बोल के, नौटंकी शब्द उन दिनों बहुत बुरा सा लगता था। अब बाद में देखें तो थिएटर की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन जो भांड है, भांड वाली हरकतें, मतलब उस तरह की बात होती थी तो बुरा लगता था कि यार नहीं, छोड़ दो इस सब को। तो इसलिए प्रोफेशनली कहीं फिर एडमिशन नहीं ले पाया मैं। अच्छा, प्रोफेशनली आपने नहीं करा, पर जो आपका अभिव्यक्ति था उसके थ्रू आप उसके थ्रू कलाकारों को, दूसरों को तो मंच दे सकूं, मैं इसी बहाने मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगा करके, वो एक शौकिया, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन खोला गया। तब हमने उसमें एक्टिंग करनी शुरू की या डायरेक्शन देनी शुरू की। आपने कौन कौन से नाटक करेंगे, अगर आप उनके नाम बताना चाहें तो? अगर आप नाटक, देखिए पहले तो अपने ही लिखे हुए नाटक काफ़ी अपने लिखे हुए नाटक की बता दीजिए, आपने जैसे हमें भी कुछ कहना है था, वो रोज़ अलग अलग अंदाज में पेश होता था, नुक्कड़ों पर भी, स्टेज पर भी। हर बार जब आप देखेंगे तो उसकी स्क्रिप्ट बदली हुई होती थी। तो उसका जोनर क्या था? मतलब ये सटायर था या सटायर था, पॉलिटिकल सटायर था, कम्प्लीटली रोज़ की घटनाओं पर आधारित नाटक होता था। मतलब अपने आप में एक अजूबा सा नाटक था कि आज अगर कोई घटना हो रही है तो कल वो शब्द, वो उस घटना पर किया हुआ व्यंग आपके मंच पर होता था। तो वो अलग अंदाज था, पता हज़ारों शो उस नाटक के हुए थे उस वक्त। और उसके अलावा कोई और नाटक? उसके अलावा एक नाटक था बस स्टॉप, जो एक, ये भी आप ही ने लिखा था? हाँ, बस स्टॉप की भी एक दिन की घटना क्या रोज़मर्रा होती थी उस टाइम पे, उसको हम स्टेज पर लेके आए थे। बाकी दूसरे और लोगों के नाटक भी मैंने किए, तो बहुत सारे नाटक और हुए हैं। महाभोज वगैरह जो बड़े नाटक हैं उनमें से ये नाटक भी हैं। तो जो जिसे हम बोले फुल फ्लैश प्लेस, जो 2-2 घंटे के नाटक हों, इस तरह के नाटक। तो वो नाटक आप कहाँ पर करते थे? वो ये मंडी हाउस में, मंडी हाउस में होता था। श्री राम सेंटर, उन दोनों तो बेसमेंट भी होता था, वहाँ भी होता था। मेन श्री राम सेंटर में किए हुए हैं, कमानी में किए, हिमाचल भवन में। हमने तो पूरे फेस्टिवल तक किए, एक एक हफ्ते का नाटक का फेस्टिवल होता था। वो फेस्टिवल किस तरीके का होता था सर? वो उसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तब, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस थे उनमें से सेलेक्टिवली हम लोग देखते थे कि 10-12 कॉलेजेस की टीम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, उन्हीं टीमों को फिर कंपटीशन में उतारते थे और मंडी हाउस में उनका कंपटीशन करते थे। तो दिन के 2-2 3-3 नाटक हो जाते थे। तो 3-4 दिन का फेस्टिवल अगर हो रहा है तो 10-12 नाटक हो गए, इस तरह से होता था। मैं यहाँ पर इस तरह से जो थिएटर के और भी लोग थे, जो मतलब ये, क्योंकि मैं तो पहाड़ का तो अभी कर रहे हैं इसलिए नाम आ रहा है, उस वक्त तो हिंदी में ही करते थे ना। हिंदी से कितने लोग अभी, जैसे इंद्र प्रकाश हैं, मुंबई में ही हैं, और लड़के भी मुंबई में ही हैं काफ़ी सारे।
अपने साथ में करने वाले जितने भी थे। लेकिन कुछ इवन कितने लोग नाटक करके आकर के निकल के चले गए और कहाँ इस वक्त कहाँ पर होंगे ये मुझे खुद ध्यान नहीं है, क्योंकि इतने नाटक हो चुके, लगभग अगर 10-10 नाटकों का मंचन हो रहा है या 12-12 नाटकों का मंचन एक साल में हो रहा है, तो इवन यू कांट रिमेंबर द नेम्स, मतलब कितने लोग निकल के कहाँ गए। कई दफ़े पता चलता है कि अच्छा वो हमारे साथ काम किया था यार, अच्छा उसने यहाँ किया था। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे KM कॉलेज के हो गए, इवन IIT दिल्ली तक के जो लोग वहाँ पर हाँ रंदेवेज उनका वहाँ होता है, लेकिन उनकी टीम हमारे साथ, हम वहाँ पर सिखाने भी जाते थे तो यहाँ पर भी करते थे। जिस एंड मैरी हो गया, इसके बच्चे, काफ़ी सारे लोग, जूही करके एक लड़की भी काफ़ी सारे सीरियल्स में आ रही थी, वो पता नहीं पूरा नाम क्या था, हिमाचली लड़की थी। तो वो इस तरह के सारे लोग, जब हम वहाँ पर थिएटर कराता था तो 2-3 साल मैंने वहाँ भी नाटक तैयार कराए। उनकी टीम भी हमारी इसमें आती थी, मैत्री की आती थी, KM हो गया, हंसराज हो गया, सभी जगह के लोग थे। वेंकटेश्वर तो खैर हमारा गढ़ ही था, तो हम पैदा ही वहाँ से हुए। वो सब सारी चीज़ें कभी मतलब बहुत सारे लोग नाटकों वाले हो गए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। मैं मनोज जी आपको अब ये पूछना चाहूँगा, ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभिव्यक्ति स्टार्ट करा, कॉलेज आपका शुरू हो गया, कॉलेज के टाइम पे आपने एक लोगों को स्टेज देने का काम करा अभिव्यक्ति ने, ठीक है। उसके बाद जब आपका कॉलेज हो गया होगा, ख़त्म हो गया, जब आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी, उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि बिकॉज जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उसमें तो सबसे पहले तो आपको आर्थिक सुरक्षा जी बिल्कुल चाहिए होती है। और ऊपर से जो उत्तराखंड से हमारे लोग आए हुए हैं, जो उत्तराखंड से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई लड़का कोई काम कर ले। हमारी उत्तराखंड की भाषा में ये है कि भाई क्या काम करता है, काम क्या करता है, नाटक करता है नहीं चलेगा, वो काम क्या करता है। तो फिर उसके बाद जब आपके घर, आपने बोला कि आपके फादर ने बोला कि ये नहीं चलेगा, तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या करा? उसके बाद फिर आपने ये छोड़ दिया या फिर उसके बाद की आपकी लाइफ? नहीं, मैं वैसे ड्यूरिंग उसी पीरियड में, जो पीरियड हमारा हम कहें अगर आफ्टर कॉलेज, हाँ कॉलेज के बाद भी मैं कॉलेज में ही था और मैं जॉब पर भी था। मतलब मैं उस दरमियान इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर गया था और इवन वहाँ का पैसा भी यहीं लगता था, सब चीज़ मतलब वही चल रहा था। लेकिन वो कुछ उसके बाद कुछ ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से काफ़ी, मतलब जिसे बोलें कि हम लोग नेशनल लेवल पे आ चुके थे, इतना ज़्यादा काम भी हम कर रहे थे और हम नौकरी पर भी हम थे। मेरे साथ में भी 1-2 लड़के थे, वो भी साथ में ही बैंक में, जैसे वो थे, वो बैंक में ऑफिसर थे, मैं इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर था। और तीसरी एक हमारे साथ में एक लड़की थी, वो बाद में आज तो US में सेटल्ड है। वो डांस का ज़्यादा डिपार्टमेंट वो देखते थे। तो 2-3 जैसे आदित्य कश्यप, वो आज भी मुंबई में है, काफ़ी बहुत बड़ा नाम है। मतलब अगर फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो बैंक से ज्वाइन करते हुए आज वो एक बहुत बड़े एडवाइज़र हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के, बहुत कुछ वो है। दूसरी हमारे साथ में KP जॉयस करके लड़की होती थी, जो बहुत अच्छी डांसर थी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम की, लेकिन वो नाटक भी करती थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और सिविल सर्वेंट होने के बावजूद भी छोड़ के फिर बाहर इस वक्त सेटल्ड हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं। तो लेकिन आज भी वो दोबारा वो भी वहाँ पर एक डांस इंस्टीट्यूट खोल के बैठी है। तो मतलब वो सारे लोग जब तक साथ में थे हम, तब तक डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी भला हो रहा था, काफ़ी काम मिल के साथ में करते थे। लेकिन उसके बाद सब लोगों को अपनी रोटी इधर से देखनी है और चले गए, और अल्टीमेटली होता यही है। मैं भी जॉब पर आ गया था, लेकिन मैं फिर भी कर रहा था। उसके बाद किन्हीं और कारणों से मुझे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि लगा कि घर चल पाने में और अंतराल लेना पड़ा। हाँ, अंतराल लेना पड़ा, तो कुछ समय लगा। कोई मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 15 वर्ष का वनवास मैंने लिया है पूरा। पर अंदर वो कलाकार जीवित था। हाँ, 15 वर्ष बाद फिर मैं वापस आया। तो वो आपका जो वापस आने का रीज़न क्या था, और आप वापस कैसे आए, उसके बारे में आप हमें बताइए कुछ। बहुत डिफरेंट सी कहानी है उसकी भी। उसमें भी कुछ, एक मित्र है हमारे, हेमपंत, पर्वती लोक कला मंच के निर्देशक हैं, वो नाटक करते हैं, वो MTNL में जॉब करते हैं, वहाँ पर वो भी SDO थे। तो एक बार उनसे मुलाकात हुई,
किसी कवि सम्मेलन में। मैं ऑफिशियली अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करता था, वो अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हुए किसी मंच पर मिले, तो उन्होंने पहचाना होगा कि ये उस टाइम का थिएटर करता था और ये था, और ये उनका लड़का था, वो हमारे सीनियर हैं काफ़ी, तो क्योंकि हम लोग शायद बचपन में रामलीला के मंच पर वो आए होंगे, तो उन्होंने कैच किया एकदम से, कहते यार तुम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर कर रहे थे, हम अभी भी नाटक करते हैं, हम उत्तराखंड के नाटक करते हैं, तो आप एक बार हमें कुछ मदद कर दीजिए और हमें हमारे नाटकों को के लिए जो ऑडिशन होने वो आप करवा दीजिए और हमसे जुड़िए तो सही। तो उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ चला गया, तो अंदर तो एक कलाकार हाँ, था, उसे एक मौका चाहिए बस था। वहाँ क्या गया, मैं वहाँ गया तो था मैं ऑडिशन कराने के लिए, उन्होंने मुझसे एक्टिंग करवा दी। कहने लगे नहीं हाँ, उन्होंने मुझसे ही एक्टिंग करवा दी। कहते यार अब इसके लिए तो आप खुद देख रहे हो कोई मिल नहीं रहा इस कैरेक्टर के लिए। तो एक ककार की आग करके नाटक है हिमांशु जोशी जी का, तो उसमें एक विलेन का रोल था, बहुत अच्छा रोल था। तो कहते यार आप ही देख दो इसको। अब मैं देखने वाला क्या बना, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नाटक कराने, उनके साथ नाटक कराते कराते आज तक मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बताना चाहेंगे? पर्वतीय लोक कला मंच। पर्वतीय लोक कला मंच। हाँ, वो उनके साथ में जुड़ गया, तो वहाँ जुड़ते हुए कई सारे नाटक कर दिए। फिर मतलब 5-6 नाटक उनके ग्रुप में भी कर दिए, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कराने का काम भी शुरू हो गया। फिर एक बार एक राजूला मालुशाही नाटक करने की सूझी, वो नाटक क्या करने लगे कि दिमाग में लगा कि यार इसको तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस पर फिल्म भी बना डाली। राजूला मालुशाही की आपने फिल्म बनाई है? हाँ, राजूला मालुशाही पर की कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म बनाई गई। तो ये कब आपके दिमाग में आइडिया, कौन सा सन रहा होगा जब आपके दिमाग में आइडिया आया? देखिए, मैं 2007 से मैं उन लोगों के साथ में जुड़ा, हेमपंत जी के ग्रुप से उनके साथ में जुड़ा। तो पिछले 15 साल से मतलब आप फिर दोबारा से इस हाँ, कर्म में वापस फिर दोबारा से रंगकर्म में वापस आ गए। फिर अभी तो बहुत सारी चीज़ों में शामिल हो गए ना, वही जब फिल्म में आ गए, जब फिल्म की सोच ली, क्योंकि कब बनाई होगी आपने, कौन सा? ये फिल्म तो 2013 में रिलीज़ हुई, और उत्तराखंड की एक तरह से पहली ऐसी फिल्म है जो PVR ने रिलीज़ किया, जिसमें उत्तराखंड की भाषा का भी इस्तेमाल हुआ और 100% लोकेशन उत्तराखंड की यूज़ हुई, और उत्तराखंड की फोक टेल पर बेस्ड कहानी थी। तो पहली बार उस तरह का हुआ वहाँ। आपका क्या रोल था? आपने क्या इसमें क्या चीज़ वो करी आपने? मैं एक तरह से उसका फिल्म या फिल्म कंपनी का, जिसे बोला जाए, एक तरह से उसका एंकर सा हूँ। प्रोड्यूसर भी नहीं कह सकते, मैं एंकर हूँ, मतलब हाँ, एंकर हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का। हिमाद्री प्रोडक्शन नाम से वो कंपनी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसे एंकरशिप या मेंटर बोला जाए, मेंटर की तरह से मैं फिल्म में भी यूज हुआ हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा था, एक तरह से परिकल्पना जिसे आप कहते हैं, वो मेरी ही थी। और दूसरा उसमें उसके डायलॉग्स जो पहाड़ से संबंधित हुए, उनके डायलॉग वो लिखना, और उसके गीत, उसके हिंदी गीत भी हैं तो वो भी, पहाड़ी गीत हैं तो वो भी मैंने ही लिखे हैं। हिंदी और पहाड़ी गीत दोनों आपने लिखे? हाँ, दोनों मैंने लिखे हैं उसमें। तो वो दूसरा, क्योंकि एक तरह से वॉलंटरीली जिसको पूरा देखने के लिए, अगर पूरे हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज़ हो रही है तो उसको पूरा प्रमोट करने के लिए मैं खुद ही गया हूँ, खुद ही देखा है उसको। 2013 में रिलीज़ हुई पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, PVR के डायरेक्टर रेयर में रिलीज़ हुई, लेकिन डायरेक्टर रेयर से भी बहुत डिफरेंटली रिलीज़ हो गई, क्योंकि डायरेक्टर रेयर में इतने हॉल में नहीं रिलीज़ होती, तो ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई। और उत्तराखंड में फिर बाद में रिलीज़ की हमने, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स फ्री भी दिया, और उत्तराखंड में अलग से रिलीज़ हुई, वो नॉन PVR सिनेमा से रिलीज़ हुई थी। तो अब